स्टूडेंट, मैं घनेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारिसनी इंटर कॉलेज अलीगढ़, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, हम फिजिक्स के भाग 1 में अध्याय 4 पर आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। छात्रों, इस अध्याय में हमने इससे पूर्व 6 व्याख्यान के माध्यम से आपके साथ चर्चा की है और बहुत से बिंदुओं को समझा है। इससे पहले लेक्चर में हमने चर्चा की थी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साइक्लोट्रॉन पर, और साइक्लोट्रॉन की रचना, कार्यविधि तथा उसके उपयोग को भी समझा था। छात्रों, जब हमने पूर्व में चर्चा कर रहे थे तो हमने एक बिंदु इस पर भी डिस्कस किया था कि यदि कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय बल। आज हम इसका उपयोग करेंगे और एक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसका अनुप्रयोग करते हुए एक निगमन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे छात्रों, उनमें पहला बिंदु है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। दूसरा है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में और वलयुग्म के आघूर्ण पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो छात्रों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो छात्रों, आयताकार धारावाही लूप, ठीक है, तो लेट्स कर लिया एक आयताकार लूप है ABCD, जिसकी लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है B, ठीक है। कितनी धारा बह रही है इसमें I। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, यह चुंबकीय क्षेत्र आपने देखा N और S ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव, तो इससे एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कैसे? कागज के तल के समानांतर। माना एक आयताकार लूप ABCD जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B है, एक समान क्षेत्र B में इस प्रकार रखी है कि इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही तथा B कागज के तल के समानांतर है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, किसमें? लूप में, ठीक है। तो तुरंत हमारे दिमाग में छात्रों एक बात आई कि चूंकि यह आयताकार लूप किससे बना है? तार से। तार में क्या बह रही है? धारा, अर्थात चालक किसमें रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो जैसे ही कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है। तो मैं चर्चा कर लेता हूं कि इन की भुजाओं पर कितना कितना बल लग रहा है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि इसकी BC और AD, ये जो भुजाएं हैं, इन पर कितना बल लग रहा है। तो छात्रों, प्रत्येक स्थिति में इन पर जो बल होगा वो F1 और F2 बराबर होंगे, ठीक है। और भी खासियत होगी उसकी कि विपरीत होंगे और उनकी क्रिया रेखा एक होगी। कैसे होगी? एक ऐसे लग जाएगा और एक ऐसे लग जाएगा, ठीक है। दोनों की क्रिया रेखा क्या है? समान। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? पूर्णतः कैंसिल। तो इनका इस लूप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और आगे चर्चा करते हैं कि जो बाकी जो भुजाएं हैं दो, AB और CD, इन पर बल देख लेते हैं। तो AB और CD सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के कैसे हैं? लंबवत, सदैव लंबवत रहेंगी। तो इन पर बल कितना होगा? तो दोनों की लंबाई L, धारा दोनों में I, कितने क्षेत्र में रखी है? B में, ठीक है। तो और L और B के बीच कितना कोण है? 90। तो ILB sin थीटा से ILB थीटा 90, तो sin 90 का वैल्यू 1। तो प्रत्येक भुजा पर बल कितना होगा? ILB। इसकी दिशा देख लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। धारा इसमें ऐसे है छात्रों, क्षेत्र ऐसे है, तो बल अंदर की तरफ, ठीक है। और इस पर धारा अपोजिट है तो बाहर की तरफ होगा लंबवत, ठीक है।
अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग हो गई, बल बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, लेकिन क्रिया रेखाएं, यह बल बराबर हैं, समानांतर हैं, विपरीत हैं, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न है। देखें, यही तो है। ये भुजा कितनी है? B, F3 अंदर की तरफ, F4 बाहर की तरफ, ठीक है। क्षेत्र है, ये जो कुंडली की अक्ष है, कुंडली की अक्ष क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। तो ये दोनों बल की क्रिया रेखाएं कैसे हैं? अलग अलग। तो ये दोनों बल क्या बनाएंगे? एक बलयुग्म बनाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि दो बल बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, समानांतर हैं, क्रिया रेखा अलग अलग है, तो वो क्या बनाते हैं? बलयुग्म, जो जिसे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। ये इसे घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब घुमाने का प्रयास करेगा तो जो बलयुग्म होगा उसका आघूर्ण कितना होगा? तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो गया छात्रों? तो दैट इज कोई सा एक बल, या तो F3 ले लें या F4, दोनों बराबर हैं, और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो मैं बात कर लेता हूं बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी पर। तो देखो छात्रों, अगर इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो यही तो लंबवत दूरी हुई, ये कैलकुलेट करनी है छात्रों। ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा है, ये B है, तो ये हो गया B साइन थीटा। यहाँ छात्रों ये बात ध्यान रखनी है कि लूप पर नेट बल 0 है, क्योंकि F1 और F2 दोनों एक दूसरे के बराबर थे, और F3 F4 भी एक दूसरे के बराबर है, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए नेट बल कितना है? 0। लेकिन F3 और F4 ने क्या किया? एक बलाघूर्ण उत्पन्न कर दिया, और उस बलाघूर्ण का जो परिमाण होगा वो छात्रों कितना होगा? टॉ बराबर कोई सा बल ILB इंटू B साइन थीटा, लंबवत दूरी क्रिया रेखाओं के बीच की B साइन थीटा। तो यहां से ये बन गया ILB इंटू B साइन थीटा। ये जो LB है छात्रों, ये क्या है? A, लूप का क्षेत्रफल हो गया, लूप का क्षेत्रफल, ठीक है छात्रों, लूप का क्षेत्रफल। तो मैं इसको लिख सकता हूं टॉ बराबर IAB साइन थीटा, ठीक है। तो अगर कोई धारावाही लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका है, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कितना होता है? टॉ बराबर IAB साइन थीटा। अगर छात्रों इस लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती, तो n फेरे वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो उस पर बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो n गुना हो जाएगा, तो दैट इज टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। अब और आगे चर्चा करते हैं कि छात्रों अगर जो धारावाही लूप है या कुंडली है, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, त्रिज्य का मतलब है थीटा 90। अगर थीटा 90 हो गया तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो टॉ बराबर कितना आ जाएगा? NIAB साइन 90। साइन 91 हो गया तो कितना हो जाएगा छात्रों? NIAB। तो अगर कोई धारावाही लूप या कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उस पर जो बलाघूर्ण होता है दैट इज NIAB। छात्रों इसका निगमन एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा और हम इसको विस्तृत चर्चा की ओर ले जाते हैं, यहां तक भी एग्जाम में इसका निगमन छात्रों पूछा जाता है। और आगे हम चर्चा को ले जाएं, हमने बात की चुंबकीय द्विध्रुव की। छात्रों ये होता क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव छात्रों एक ऐसा समायोजन है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो उसे घुमाने का प्रयास करता है। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। याद है वैद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पे भी एक बलाघूर्ण कार्य करता है, तो उसी की तरह यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं दंड चुंबक और धारावाही लूप। मतलब धारावाही लूप भी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो हम ये जानना चाहें कि उस पर बलाघूर्ण कितना होगा, क्योंकि
चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र में रखने पर क्या लग रहा है? बलाघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव या हम बात करें दंड चुंबक की, वो अनेक, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो अनेक धारावाही लूपों से मिलकर बनी है। देख लेते हैं, देखें, बहुत से लूपों से। मान लीजिए लूपों की संख्या कितनी है? n। इसका मतलब इस पर कितना बलाघूर्ण, अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा? NIAB sin थीटा। अच्छा, आपको याद आ रहा है, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता था, दैट इज टॉ बराबर PE sin थीटा। तो उसी से अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे टॉ बराबर MB sin थीटा। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा वही अक्ष के साथ कोण हो गया। ये M क्या है? तो यहाँ पर ये P क्या था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और किसकी जगह रिप्लेस किया आपने? NIA की जगह, तो M बराबर NIA। कितना हो गया? इसका मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? NIA। N फेरों की संख्या, I धारा और A लूप का क्षेत्रफल। इसका वेक्टर रूप देख लेते हैं। तो वेक्टर टॉ इज इक्वल, छात्रों, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। और चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं छात्रों, और हम बात करते हैं अब धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। एक धारावाही लूप जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। धारावाही एक लूप है जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। इसके केंद्र x दूरी पर एक बिंदु है P। इसमें I धारा बह रही थी, तो इसके कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ? तो छात्रों, हमने पहले लेक्चर में इसे समझा था। V बराबर म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी दिशा क्या थी? एक्सिस के अलोंग, अक्ष के अनुदिश। ठीक है। अगर ये छात्रों बिंदु बहुत दूर है, बिंदु बहुत दूर है, यदि बिंदु लूप के केंद्र से बहुत दूर है, x इज मच ग्रेटर देन r, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ा। अब एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसकी जगह लगभग कितना लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। मतलब छोटे टर्म को जोड़ने अथवा घटाने में छोड़ा जा सकता है। तो जहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह मैंने एक्स स्क्वायर रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई छात्रों? b बराबर म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो कितना रह गया? x की पावर 3। तो ये आगे म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ऊपर नीचे अगर मैं पाई का गुणा कर दूं तो पाई ये आ गया, तो ये आ गया म्यू नॉट I पाई R स्क्वायर 2 पाई x क्यूब। ये जो पाई R स्क्वायर है, ये क्या है? इस लूप का क्षेत्रफल। तो ये पूरी संख्या बन गई I इंटू A, दैट इज I इंटू पाई R स्क्वायर। मैं इसे क्या लिख सकता हूं छात्रों? M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब IA, इसको मैं M, इसको किससे रिप्लेस कर दे? M से, IA को। तो ये आ गया छात्रों b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन x क्यूब। वहां m क्या है? IA लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। ठीक है। अगर छात्रों में कुछ चीज यहाँ रिप्लेस करूं, इसका मतलब ये रहा कि चुंबकीय द्विध्रुव, ये धारावाही लूप के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर कितना क्षेत्र उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। मैं रिप्लेस कर रहा हूं छात्रों कुछ चीजों को। अगर मैं b को यहाँ e से रिप्लेस कर दूं, म्यू नॉट को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कर दूं, तो 4 पाई तो पहले है ही, एप्सिलॉन नॉट और आ गया 2, और m को p से कर दूं, तो ये फॉर्मूला आ गया। छात्रों ध्यान आ रहा होगा, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये उसी का तो सूत्र है। इसका मतलब ये रहा कि धारावाही लूप ऐसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव करता है।
अर्थात धारावाही लूप किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। और आगे चर्चा करते हैं, उल्टा देख लेते हैं छात्रों कि अगर अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना क्षेत्र होता है? E बराबर 1/4πε0 2p/x3। तो निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? E बराबर 1/4πε0 p/x3। अगर यहाँ उल्टा रिप्लेस करें तो E को B से, तो B बराबर μ0/4πm/x3। तो ये आ गया। इसका मतलब ये क्या है? लूप के तल पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब लूप ने अपने तल पर स्थित किसी बिंदु पर कितना क्षेत्र उत्पन्न किया? μ0/4πm/x3। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव जैसे व्यवहार करता है, धारावाही लूप भी वैसे ही व्यवहार कर रहा है। वैसे ही चुंबकीय, जैसे वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसका व्यवहार होता है, ऐसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसका व्यवहार है। अर्थात जो धारावाही लूप है एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझ के इस पर विचार करेंगे और चर्चा को और अच्छा करेंगे। ठीक है छात्रों, अब हम एक बहुत अच्छे अंकित प्रश्न पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं और एनसीईआरटी में 4.24 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि एक धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में 3000 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। भुजा जो आयताकार लूप है उसकी 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। 12 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कुछ स्थितियां दी हैं, प्रत्येक स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण, बल और स्थायी संतुलन की स्थिति पूछ रहा है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं चर्चा को छात्रों। तो देख लेते हैं दिया क्या है। क्षेत्र की तीव्रता 3000 गॉस, और एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, तो 3000 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला, दैट मींस 0.3 टेस्ला। डायरेक्शन जेड एक्सिस में थी, तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तो वेक्टर में आ गया वेक्टर बी इज इक्वल 0.3 के यूनिट वेक्टर के टेस्ला। क्षेत्रफल देख लेते हैं छात्रों, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लाए तो 10⁻⁻4, तो 5 गुणा 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। इससे हम लूप में प्रवाहित धारा भी दी है छात्रों 12 एम्पियर, तो इससे एम निकाल लिया हमने। कितना आया? IA। एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण 12 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻3, तो 60 गुणा 10⁻⁻3, और मैं अगर 10⁻⁻3 को करूं तो ये आ गया 0.06 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी दिशा छात्रों हम दाएं हाथ के नियम से हर स्थिति में देख लेंगे। तो चर्चा करते हैं छात्रों सबसे पहले पहली स्थिति पर। पहली स्थिति क्या है? ठीक है, YZ तल में एक लूप है, धारा इसमें ऐसे बह रही है, तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि उंगलियां धारा की दिशा, तो अंगूठा M की दिशा को। ठीक है, तो देखें ऐसे, इसका मतलब ये इधर इधर कौन सा है? X एक्सिस। X एक्सिस में यूनिट वेक्टर I कैप, तो वेक्टर M कितना हो गया? 0.06 I कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। टॉ देख लेते हैं, तो बलाघूर्ण बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर टॉ इज इक्वल वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। वैल्यू पुट कर देते हैं छात्रों, तो 0.06 I कैप, ठीक है, और ये है 0.3 K कैप। छात्रों मैंने ये दिखाया है आपको IJ K। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो IJ से क्या मिलता है? प्लस K, JK से प्लस I, KI से प्लस J। लेकिन क्लॉकवाइज चलेंगे तो IK से माइनस J, KJ से माइनस I। ठीक है, तो यहाँ पर IK ऐसे कैसे चले क्लॉकवाइज, तो कैसा है? माइनस, तो इन दोनों का गुणा करें तो ये हो गया 0.018 I क्रॉस K, कितना हो गया? माइनस J। इसका मतलब परिमाण तो ये हो गया, और माइनस J कैप का मतलब क्या है कि डायरेक्शन किधर है? माइनस Y एक्सिस की ओर। ठीक है, नेट बल तो आपको पता ही है कि लूप में कितना लगता है छात्रों? 0। अब आगे चर्चा करते हैं दूसरी स्थिति पर। ये भी ऐसी स्थिति है, YZ में ही है, धारा ऐसे बह रही है, तो क्षेत्र M का डायरेक्शन क्या आ गया छात्रों?
वही एक्स एक्सिस की तरफ, तो 0.06 आई कैप। ठीक है, सिमिलर हो गया। तो मैं इस पर ज्यादा आगे चर्चा ना करते हुए, वेक्टर टॉय इज इक्वल वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वहां यहाँ पे भी वही 0.018 बनेगा, 0.018, और आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के कैप, दैट इज माइनस जे कैप। तो सिमिलर हो गया, उतना ही परिमाण है, वही दिशा है, नेट बल 0। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की छात्रों। इसमें क्या दिया है, इसमें देखें, इसमें ZX में, तो ZX में है तो देखें ऐसे करके ना, तो M का डायरेक्शन ये आ जाएगा माइनस y, तो माइनस जे कैप लगा दिया मैंने। ठीक है, तो वेक्टर टॉ कितना हुआ, वेक्टर टॉ इज इक्वल वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। और आगे ध्यान दें, वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ जे यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, प्लस का जे क्रॉस के प्लस आई कैप, तो ये हो गया 0.018। अच्छा, माइनस यहां से आ गया तो माइनस आई कैप। तो परिमाण और दिशा क्या हो गई, एक्स एक्सिस की ओर। कैसे एक्सिस की ओर, माइनस एक्स एक्सिस की ओर। नेट बल F बराबर 0, परिमाण और दिशा माइनस एक्स अक्ष की ओर। एक और बहुत अच्छा टर्म है, वो है इसमें कि अब यहाँ पर ये जो तल है ये y एक्सिस से कुछ झुका हुआ है। ZY जो तल है उससे 30 डिग्री झुका हुआ है। तो देखो 30 डिग्री अगर झुक गया तो ये जो ऐसे ही तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डायरेक्शन M की होगी। जो M की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, इधर यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप, इधर कितना होता है, माइनस जे कैप। तो इधर यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो इधर हो जाएगा छात्रों √3 आई कैप बाई 2 बाई कॉस 30 लग जाएगा, और इधर हो जाएगा -1/2 जे। ठीक है, तो इससे m वेक्टर कितना हो जाएगा, तो जो 0.06 था तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.03 √3 आई कैप माइनस जे कैप। वैल्यू पुट कर देते हैं छात्रों, तो ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे छात्रों, तो देखिए इसका इससे होगा तो 0.009। अच्छा, आई यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर के आई के, तो क्या आएगा, माइनस का जे। तो देखो इससे ये आ गया टर्म, और माइनस तो ये आ गया जे क्रॉस के, कितना हो जाएगा आई, तो ये आ गया माइनस आई कैप। ठीक है, नेट बल इस पे भी कितना होगा, 0। अगर इसका परिमाण निकालना हो छात्रों, तो टॉ का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा छात्रों 0.009। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस -√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो ये 4 2 टाइम्स हो गया, तो दैट इज 0.018 मात्रक न्यूटन मीटर। दिशा देख लेते हैं छात्रों, तो देखें दिशा के लिए मैं यहां देख लेता हूं, tan थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का √3 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा छात्रों थीटा बराबर 60 डिग्री। लेकिन आपको पता है ये किस में है, माइनस माइनस थर्ड में। इसका मतलब ये रहा कि 60 और 180 कितना हो गया, 240। इसका मतलब एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, 240 डिग्री। परिमाण कितना है, 0.018 न्यूटन मीटर। छात्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन था। और आगे चलते हैं, बात करते हैं, अगर इस तरह का केस है, इसमें क्या है, एक्स वाई तल में धारा ऐसे बह रही है, तो एम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, इधर के कैप, इधर के कैप होता है। ठीक है,
कैलकुलेट कर लेते हैं। वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, छात्रों यहाँ के कैप क्रॉस के क्रैप कितना होता है 0, इसका मतलब टॉ कितना हो गया 0, नेट बल तो 0 है ही। अच्छा छात्रों आपको पता है कि एम और बी अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो संतुलन कैसा होगा, स्थायी। कैसा होगा, तो ये स्थायी संतुलन है। कैसा है, स्थायी। आगे चर्चा करते हैं। ये इसमें भी वही केस है, लेकिन धारा ऐसे है माइनस जेड एक्सिस में, तो माइनस के कैप, लेकिन बनेगा तो फिर वही वैल्यू पुट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर के क्रॉस यूनिट वेक्टर के दैट इज 0, तो फिर वही बलाघूट 0 और नेट बल भी 0। तो छात्रों ये बहुत अच्छी तरह से आपको आंकिक प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से इसको ड्राफ्ट किया है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा है और मैंने भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। छात्रों आज हमने जो चर्चा की तो हम लोगों ने क्या समझा, हमने सीखा कि अगर कोई आयताकार धारावाही लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसका मान IAB sin थीटा होता है, तथा हमने ये भी जाना कि अगर n फेरे हैं तो उसका मान कितना होगा। हमने इस बात को पे भी चर्चा की कि जो एक धारावाही लूप होता है वह चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जैसे चुंबक का व्यवहार होता है ऐसे ही धारावाही लूप का व्यवहार होता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। साथ में हमने वलयुग्म पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पर भी आपके साथ चर्चा की। छात्रों मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इससे संबंधित छात्रों कुछ मैंने होमवर्क आपको दिया है जो आपके सामने है, इसको आप समझ के, आज जो मैंने पढ़ाया उसी से संबंधित है तो इसको समझ के करने का प्रयास करेंगे और बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। ये होमवर्क भी आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। छात्रों हम अगले लेक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, दैट इज धारा मापी। तो छात्रों आप लोग उसको घर से पढ़ के आएंगे जिससे कि चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आज के टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत उत्तल लेंस व अवतल लेंस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लेंस के बारे में पढ़ना क्यों चाहते हैं, हमें क्यों आवश्यक है। आज के वर्तमान हालात में जब हम मोबाइल्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, LCD, प्रोजेक्टर, इन सब का जैसे जैसे हमारे जीवन में उपयोग बढ़ता जा रहा है, हमारी आंखों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। साइड इफेक्ट्स के कारण आज आप देख रहे हैं कि अधिकतर हमारे घर में चश्मे लगे हैं, और किसी किसी घर में तो कोई फैमिली ऐसी भी होती है कि अगर 4 लोग एक फैमिली में हैं तो चारों लोग ही चश्मे का यूज करते हैं। चश्मे बनते हैं लेंस से। लेंस के द्वारा या तो हम प्रकाश किरणों को आगे फोकस करना चाहते हैं अपनी, या पीछे, या तो प्रकाश किरणों का सिकुड़ना खत्म हो गया है आंखों के द्वारा, या प्रकाश किरणों का फैलना बंद हो गया है। लेंसों का यही कार्य है। जैसे उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकुड़ने का कार्य करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ये लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो गोलीय लेंस होते हैं। लेंस है क्या? लेंस 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, ये मेरे पास
दो लेंस हैं। इन लेंसों की अगर मैं बात करूं तो ये लेंस आप देखिए, ये लेंस दोनों पृष्ठ गोलीय हैं और जैसे कि डेफिनेशन है कि दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो ये दोनों पारदर्शी, दोनों गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हुआ एक उपकरण, और इस उपकरण को लेंस बोला जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस या अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये जो उत्तल लेंस है ये हमेशा बीच में से मोटा होगा और किनारों पर पतला, और अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये देखिए आप, उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला। ये अवतल लेंस बीच में से पतला, किनारों पर मोटा। हम आराम से छूकर लेंस को बता सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। उत्तल लेंस, यह लेंस बीच में से मोटा व किनारों पर से पतला होता है। यह लेंस किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। अवतल लेंस, यह लेंस बीच में से पतला व किनारों पर से मोटा होता है। यह लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ये लेंस है उत्तल, क्योंकि बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला है। अगर लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल हैं तब ये द्विउत्तल लेंस है, और अगर एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा पृष्ठ समतल है तब इस लेंस को समतल उत्तल लेंस कहा जाता है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं अवतल लेंस की। यह अवतल लेंस है, बीच में से पतला, किनारों पर से मोटा, दोनों पृष्ठ अवतल हैं, किंतु इस लेंस का एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ समतल है, और इस पृष्ठ को हम समतल अवतल लेंस कहते हैं। समतल उत्तल लेंस वह उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो वह दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो वह दूसरा पृष्ठ अवतल हो, समतल अवतल लेंस कहलाता है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यह फिगर बताती है कि उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। एक प्रश्न उठता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी किरणों को सिकोड़ना। किसी भी लेंस को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस उत्तल लेंस को मैंने कई भागों में बांट लिया, मैं इस लेंस के दो अर्ध भागों की बात करता हूं। एक जो मुख्य अक्ष के ऊपर का अर्ध भाग है, ये आधा भाग, एक नीचे का आधा भाग। आप देखिए कि जो किरणें ऊपर के आधे भाग पर लेंस पर गिर रही हैं, जो किरणें ऊपर के आधे भाग पर लेंस पर गिर रही हैं, वो किरणें लेंस के गुजरने के बाद नीचे की ओर सिकुड़ रही हैं, और जो किरणें लेंस के नीचे के आधे भाग पर गिर रही हैं, उन किरणों को यह लेंस अपनी आकृति के कारण ऊपर की ओर मोड़ रहा है। ऊपर का आधा भाग नीचे की तरफ किरणें ला रहा है, नीचे का आधा भाग ऊपर की तरफ किरणें भेज रहा है, और ये किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई दिख रही हैं। इस गुण को ही हम अभिसारी गुण कहते हैं कि प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है। अगर मैं बात करता हूं अवतल लेंस की, ये अवतल लेंस है। अगर मैं बात करता हूं अवतल लेंस की, तो जैसे ही अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से गिरती हैं, देखिए इस अवतल लेंस को भी मैंने दो अर्ध भागों में बांट लिया, ऊपर का अर्ध भाग और नीचे का अर्ध भाग। जब प्रकाश किरणें ऊपर के अर्ध भाग पर गिरती हैं, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद ऊपर की ओर चली जाती हैं। ये लेंस अपनी आकृति के कारण उन प्रकाश किरणों को फैला देता है, और जब वो प्रकाश किरणें उसी लेंस पर नीचे के अर्ध भाग में गिर रही हैं, तब यह लेंस उन प्रकाश किरणों को नीचे की ओर फैला देता है।
ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं मिलेंगी। इन प्रकाश किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तब एक निश्चित बिंदु की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किंतु जब ये किरणें इधर से आई, बाईं तरफ से आई, ऊपर के अर्धभाग ने प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर कर दिया, नीचे के अर्धभाग ने प्रकाश किरणों को नीचे की ओर कर दिया, अपनी आकृति के कारण, क्योंकि ये आकृति और ये आकृति अलग है। इसी गुण को अवतल लेंस का अपसारी गुण कहते हैं और इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर दिया। इस लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं क्योंकि यह लेंस बीच में से पतला है। कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, और गुफा बीच में पतली होती है, ये याद आप रख सकते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमें जाननी होंगी, जैसे वक्रता केंद्र। देखिएगा, जो लेंस है वो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना है, वो भी दो। जैसे ये लेंस है, अगर मैं दोनों गोलीय पृष्ठों की बात करूं तो इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र दाईं तरफ होगा और इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र बाईं तरफ, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ किसी न किसी खोखले गोले के भाग हैं। ये दोनों ACD, ACB और ADB, ये दोनों गोलों के भाग हैं। उन गोलों के केंद्र जरूर होंगे। इसी कारण दर्पण के दो ये केंद्र होते हैं और इन केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, प्रत्येक लेंस एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ये गोलीय पृष्ठ किसी न किसी गोले के ही भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तल लेंस नहीं बल्कि अवतल लेंस भी, अगर मैं इस भाग की बात करूं AC की, तब इसका केंद्र बाईं तरफ होगा, और दूसरे भाग की बात करूं ADB की तो दाईं तरफ होगा। लेंस में बीच में एक बिंदु O होता है, इसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। और इस बिंदु O की एक विशेषता होती है कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण, जब प्रकाश की किरण बिंदु O से होकर जाती है तब वह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इन दोनों बिंदुओं को, तीनों बिंदुओं को वक्ता केंद्र प्रथम, वक्ता केंद्र द्वितीय और प्रकाशिक केंद्र, इनको मिलाते हुए अगर मैं एक सीधी रेखा खींचू दूं तब उस रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये देखिए आप, ये एक उत्तल लेंस है। इस लेंस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, बिंदु O पर वो आपतित होती है और बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जबकि वो प्रकाश किरण तिरछी आपतित हो रही है। अपवर्तन के अनुसार जब माध्यम बदलता है और प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, किंतु प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु है लेंस के भीतर जिस पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तब वह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बीच में एक बिंदु O, जिसे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये मुख्य अक्ष है और इस लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश किरणें आपतित करते हैं। जब उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, उत्तल लेंस अपनी आकृति के कारण उन प्रकाश किरणों को एक निश्चित बिंदु की ओर मोड़ देता है और ये प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं। उस निश्चित बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। जब लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या उससे आती हुई प्रतीत होती हैं तब उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है।
या तो लेंस के फोकस पर मिलती हैं या फोकस से आती भी प्रतीत होती हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। मैं उत्तल लेंस के दोनों फोकस की बात करता हूं। यह एक उत्तल लेंस है। लेंस के बाईं ओर एक निश्चित बिंदु है। उस बिंदु पर यदि हम कोई प्रकाश स्रोत रख दें तब उससे चलने वाली किरणें लेंस पर गिरती हैं और लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी f1 कहा जाता है। दूसरी ओर अगर हम लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद दाईं ओर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। इस निश्चित बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी f2 कहते हैं। इस द्वितीय फोकस को ही हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस भी मानते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जब उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। उस निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब मैं अवतल लेंस की बात करता हूं। याद कीजिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर था और द्वितीय फोकस दाईं ओर। अवतल लेंस में क्या होता है हम देखते हैं। ये एक अवतल लेंस है। मैंने अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित की और ये प्रकाश किरणें ऐसे आपतित की कि जैसे ये इस निश्चित बिंदु की ओर आ रही हैं, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बताया था। जब लेंस पर इस प्रकार प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं कि वो प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु की ओर जा रही हूं और वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब उस निश्चित बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी f1 कहा जाता है। दूसरी फिगर, जब हम अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद फैल जाती हैं। उन अपवर्तित किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तब वो प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु f2 से आती हुई प्रतीत होती हैं और इस निश्चित बिंदु को हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी f2 कहा जाता है। आपने देखा, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु बाईं तरफ था, द्वितीय फोकस बिंदु दाईं तरफ। अवतल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु दाईं तरफ है और द्वितीय फोकस बिंदु बाईं तरफ। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब वे किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक निश्चित बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें केवल यह बात क्लियर हुई कि जब लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वो किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक निश्चित बिंदु की पर मिलती हैं या निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और उस निश्चित बिंदु को फोकस कहा जाता है। हमने दूसरी किरण की बात की कि एक लेंस है, लेंस के लिए एक निश्चित बिंदु है कि जब उस पर हम कोई वस्तु रख दें तब उस वस्तु से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं।
या कोई प्रकाश किरणें ऐसे बिंदु की ओर से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, तब वो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक हमने बात की कि जब किसी लेंस पर प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हो कि वो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं, तब वो प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। इन किरणों में से हम किन्हीं दो किरणों का चुनाव करते हैं और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु असंख्य बिंदु वस्तुओं से मिलकर बनी हुई मानी जा सकती है और उन बिंदु वस्तुओं से बहुत सी प्रकाश किरणें चलती हैं। इन प्रकाश किरणों में से कम 2 प्रकाश किरणों की सहायता से हम लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, चाहे वो लेंस अवतल हो चाहे वो लेंस उत्तल हो। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी, उसमें विचलन नहीं होगा। जब हम किसी लेंस पर प्रकाश किरण आपतित करते हैं और वो प्रकाश इस प्रकार आपतित करते हैं कि वो प्रकाश किरण फोकस की ओर जा रही हो, तब भी वो प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस, हमने उत्तल लेंस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाली, अपवर्तन हुआ और फोकस से होकर प्रकाश किरण चली गई। कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आती है, लेंस पर गिरती है, गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मैं शो कर चुका। इन प्रकाश किरणों में से हम कोई सी 2 प्रकाश किरण लेते हैं और तब हम प्रतिबिंब बनाना सीख जाते हैं। उत्तल लेंस के बाईं ओर वस्तु हम कहीं भी रख सकते हैं। वस्तु अनंत पर भी हो सकती है, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच भी हो सकती है। ये जो C1 पॉइंट है ये फोकस दूरी के दुगने पर है, 2f1। वस्तु 2f1 पर भी हो सकती है, वस्तु 2f1 और f1 के बीच भी हो सकती है, f1 पर भी हो सकती है और f1 और प्रकाशित केंद्र के बीच भी हो सकती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर जब हम वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न स्थानों पर बनेंगे, भिन्न भिन्न आकारों में बनेंगे। मैं चर्चा शुरू करता हूं। जैसे अगर वस्तु अनंत पर रखी है, ये उत्तल लेंस है और पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, उनसे प्रकाश किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, लेंस पर आपतित होती हैं और लेंस से गुजरने के बाद वो एक निश्चित बिंदु पर आकर प्रतिबिंब बनाती है और उस निश्चित बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। अब हमने वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा। हम देखते हैं वस्तु ए भी रखी है, 2f1 से पीछे रखी है, अनंत के बीच में कहीं रखी है। इसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण मैंने यूज की कि बिंदु ए से प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है, लेंस के मध्य से विचलित होती है और फोकस से होती हुई गुजर जाती है। अब मुझे दूसरी प्रकाश किरण चाहिए। बिंदु ए से ही दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और पहली किरण को A' पर काटती है। इस प्रकार A' का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। A' से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और A', B' जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम वस्तु को 2f1 पर रखकर देखते हैं कि वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखी है बाईं ओर। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए भी हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण ए से चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है और लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण के लिए ए से प्रकाश किरण लेते हैं जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु A' पर एक दूसरे को काटते हैं और A' का एक वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। A' से ऊपर मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और A', B'
ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास हम ला रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, परंतु उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब वस्तु को हमने 2f1 और f1 के बीच कहीं रख लिया। आप देखिए ए बी वस्तु का मुझे प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण हम बी से लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। लेंस पर प्रकाश किरण गिरती है, अपवर्तित होती है और फोकस से होती हुई बाहर आ जाती है। दूसरी प्रकाश किरण के लिए बी से चलती है, प्रकाशीय केंद्र से होती हुई नीचे आकर मिलती है और ये दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को मिलते हैं। बी डैश बी का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और इस प्रकार वस्तु से बड़ा, पहली बार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच कहीं होती है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे लाते हैं और वस्तु को फोकस पर रखते हैं। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, आपको पता है, पर कैसे बनेगा? ऐसे प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है और लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ए से लेते हैं, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें समांतर है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं तब भी समांतर रहेंगी, आगे तब भी समांतर, और माना जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस प्रकार फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हम एक वस्तु रखते हैं ए बी और इस वस्तु को प्रथम फोकस f1 और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं। जैसे ही वस्तु ए बी रखते हैं, इसका हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण ऊपर से ए से चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिरती है। लेंस से गिरने के बाद अपवर्तन होता है और प्रकाश किरण फोकस से होकर बाहर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम लेते हैं जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है और सीधी चली जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है, बल्कि फैलती जा रही हैं। इन प्रकाश किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तब ये प्रकाश किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ए डैश ए का एक आभासी प्रतिबिंब है। ए डैश से नीचे लंब डालते हैं और ए डैश बी डैश ए बी का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और पहली बार उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब आज आपने बनता देखा, वो भी कब? जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रतिबिंब बनते हैं और साइज बढ़ते चले जाते हैं। जब छठी पोजीशन पर वस्तु रखी है तब प्रतिबिंब भी ऊपर वहीं पर बनता है, बाईं तरफ भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनना हम जानते हैं। जैसे एक अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, लेंस पर गिरती हैं, लेंस उन किरणों को फैला देता है और इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें f1 पर मिलती प्रतीत होती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी होता है। लेंस की दूसरी स्थिति में देखते हैं कि एक वस्तु बाईं ओर रखी है ए बी। वस्तु ए बी से ए से प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस पर गिरती है और लेंस उन किरण को फैला देता है। इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तब यह प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चूंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरी प्रकाश किरण की भी आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकाश किरण ए से चलती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटते हैं और ए डैश ए का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए डैश से लंब डालते हैं और ए डैश बी डैश हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है जो वस्तु से छोटा है, सीधा है, आभासी है और वस्तु की ओर है।